तो एक्चुअली ओलंपियाड से बहुत सारे इंडियन कॉलेजेस या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी जब एप्लीकेशन करते हो तब क्या बोलते हैं एक्सेप्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वैसे भी इंडिया में क्या बोलते हैं, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, वहाँ पर बहुत नए नए एडमिशन पॉलिसी शुरू की है, जिनमें से अगर आपने ओलंपियाड में कैंप या फिर टीम पाया तो आपको डायरेक्ट वहाँ उससे भी एडमिशन मिल सकता है इन आईआईटी। अगर आज हमारे बीच हिमांशु सर होते तो आई थिंक वो बहुत खुश होते हैं इस अचीवमेंट से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी उसको मोटिवेट किया। मैं देख रहा हूँ उसको बचपन से बहुत मोटिवेट करते आ रहे हैं। तो आई थिंक अनुदीप हिमांशु सर के पास क्लास 6 से प्रिपरेशन ले रहा था। 6 से तो ऑब्वियसली ओलंपियाड का नहीं, इन जनरल मैथ्स का प्रिपरेशन ले रहा था। तो अगर वो हमारे बीच होते आज तो बहुत खुश होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत तूने देखा भी था, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस भी किया था। अनुदीप ने बताया था मुझे क्वेश्चन के बारे में, तो इसके एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है। तो अनुदीप डिस्कस करेगा इस चीज़ को। और अच्छी बात है, ये लक फैक्टर भी एक है कि जो क्वेश्चन इसने पहले से एक बार किया था वो एग्जाम में आ चुका है। Back in 2017, when I was in class 11th, I cleared my NSEA examination, National Standard Examination in Astronomy. और मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ही एक स्टूडेंट अनुदीप इस साल ना कि बस NSEA क्लियर किया, बल्कि INAO इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, उसमें भी इंडिया में टॉप 60 में अपना प्लेस सिक्योर कर चुका है। ये स्टेट के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि एक बच्चा जो क्लास 11th पे है वो उसके नेशनल ओलंपियाड में बस स्टेट रैंक नहीं, इंडिया में टॉप 60 में उसका रैंक आया है। और अगर मैं ग्रुप बी की बात करूँ, बस जो ग्रुप बस क्लास 11th और 10th वाले बच्चे, उस ग्रुप में उसका रैंक टॉप 35 में है। मतलब 11th एंड 12th मिला के ओवरऑल स्टूडेंट्स में उसका 10th 11th 12th मिला के ओवरऑल स्टूडेंट्स में उसका रैंक इज इन टॉप 60 इन द नेशन। एंड सिर्फ 10th और 11th के ग्रुप में उसका रैंक इज विद इन टॉप 35। इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं कि अनुदीप का एक्सपीरियंस कैसा था इन फैक्शन एडुकेशन। उसने यहाँ पे ओलंपियाड की तैयारी कब से शुरू की है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक गोल था कि उसको ओलंपियाड्स क्लियर करना है, और उसको उसी तरह ट्रेन किया जा रहा था क्लास 9 से। उसने कैसे टॉपिक्स को कवर अप किया फैक्शन में, कौन से टॉपिक्स के हाई वेटेज होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं NSEA और INAO के, क्योंकि जनरली ओलंपियाड का अवेयरनेस थोड़ा कम रहता है। तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है। और साथ ही साथ हम लोग इसी वीडियो एक रियल टाइम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखने वाले हैं कि अनुदीप ने कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट किया था, और जो क्वेश्चन उसने हमारे ट्रेनिंग सेशंस में किया था वो कैसे उसको हेल्प किया आगे जाके एग्जाम पे। ये वीडियो जो कि क्लास 8 और 9th में या फिर 10th में आप हो, जो लोग ओलंपियाड के लिए सीरियस तैयारी करने का सोच रहे हो, आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो बनने वाली है, क्योंकि आपको प्रॉपरली एक ओलंपियाड टॉपर से जो कि बहुत अच्छा रैंक सिक्योर कर चुका है उससे आपको गाइडेंस मिलेगा, ना कि INAO। अनुदीप ऑल्सो लास्ट ईयर INMO क्लियर कर चुका है, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और इस साल भी वो इनमो क्लियर कर चुका है। और उसने इनमो का जो कैंप है उसको ऑप्ट किया है, क्योंकि कोई भी एक कैंप को हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेवल विल बी उसका OCSC कैंप, जहाँ पे अगर उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया तो वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकता है बाद में इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में जाके। चलिए सुनते हैं अनुदीप का एक्सपीरियंस इस वीडियो पे। सो स्टार्ट विद अनुदीप, कब से फैक्शन ज्वाइन किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसने NSEA के लिए कैसे प्रिपरेशन लिया। तो मैंने पहली बार फैक्शन 9th में ज्वाइन किया था, और तब मैंने 9th में ज़्यादातर 11th का सिलेबस भी ख़त्म कर लिया था, थर्मो और कुछ और छोटे पार्ट्स को छोड़ के जो रह गए थे। फिर मैं जब 10th में उठा तब मैंने 10th में 12th का भी ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट किया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वैसे, पर वहाँ पर भी बहुत सा पार्ट बाकी था, जैसे मॉडर्न फिजिक्स और फिर लाइक ऑप्टिक्स, तो ये वाले पार्ट्स बाकी थे। इसके साथ में मैं और मेरा एक दोस्त शोरिश, वो भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए एक और बैच में था जो सर खुद कराते थे। वहाँ पर भी हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को देखे, और उन क्वेश्चंस की वजह से भी शायद यहाँ पर बहुत क्लियर करने में हेल्प हुई है। मतलब ऐसा था कि अनुदीप 9th में ज्वाइन किया था, तो तब मैं भी जस्ट नया आया था अगरतला में, तब मैंने एक उनका अनुदीप और शोरिश का, क्योंकि वो लोग काफ़ी मैथ्स में एडवांस थे, तो इनके रिजल्ट के पीछे डेफिनेटली बस मेरा हाथ तो नहीं है, इनका खुद का एफर्ट बहुत ज़्यादा है। बट
इनका प्रिपरेशन शुरू हुआ था मेरे ही एक टीचर से, हिमांशु सर से। तो हिमांशु सर ने इनको बहुत मोटिवेट किया होगा मैथ्स ओलंपियाड के लिए। तो वो जब 9th में आए थे तब ऑलरेडी मैथ्स में बहुत एडवांस थे वो लोग। तो क्योंकि मैथ्स में एडवांस थे मेरे लिए काफ़ी ईजी था फिजिक्स को बहुत ईजीली उनको समझाना। तो अलग से एक उनका बैच था जिसमें मैं ओलंपियाड के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करता ही था। तो शायद 9th में हमारा 9th में थोड़ा सा हमारा वो थर्मो का पार्ट बच गया था, और 10th में आई थिंक वो ऑप्टिक्स का पार्ट थोड़ा बच गया था। बट ये आप देख सकते हो कि अगर ऐसे ओलंपियाड में हमें स्कोर करना है तो डेफिनेटली जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले से ही शुरू करना चाहिए। डेफिनेटली जेईई या नीट का प्रिपरेशन 11 से भी चालू करे तो चलता है, बट अगर 9 से शुरू किया तो अच्छी बात है। लेकिन ओलंपियाड्स का जो प्रिपरेशन होता है ना, उसमें जितना पहले शुरू करो शायद उतना आपको एज मिलता है ओवर दी अदर्स। तो थर्मो का जो पार्ट बचा हुआ था तो वो हमने इस बार आईएनओ के पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह का थोड़ा बहुत क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देख लिया था आईएनओ का, और एक इस बार एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो आई थिंक वो कैसे किया था उसने वो डिस्कस करेगा अभी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक पार्ट था जो हमने डिस्कस किया था इस बार आईएनओ के पहले, बट हमें लगा था क्वेश्चन आएगा उससे, बट वो इस साल आया नहीं। तो एक बार तू बता दे कि स्टेजेस क्या क्या होता है, एनएसीए के लिए कैसे प्रिपरेशन लेता है, तूने क्या किया एनएसीए के लिए, क्योंकि उसमें मोस्टली मैथ्स ही होता है, फिजिक्स का तो कम ही होता है। तो एनएसीए का प्रिपरेशन कैसा था, इसके बाद तूने आईएनएओ के लिए क्या क्या किया, फिजिक्स के स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक्स तूने कवर अप किया आईएनओ के लिए। तो पहले एनएससीए में तो ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स और मैथ के ही होते हैं। मैथ के क्वेश्चन तो वैसे नॉर्मल जेईई के टाइप के ही क्वेश्चन थे, इसलिए उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये जो जेईई का फिजिक्स मैथ किया था उससे ही एनएससीए नॉर्मली क्लियर हो जाता है। फिर आईएनओ के लिए मैंने फ्लैवियो सल्वाटी का एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, उसे मैंने फॉलो किया था। वहाँ से क्वेश्चन किए थे, थ्योरी सीखा था, वही मेन बेस करके फॉलो कर रहा था आईएनओ के लिए। उसके साथ साथ एक वेबसाइट है aoguide.org, हाँ कुछ था, उससे भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज लिए थे। उसके साथ मैंने आईओए या फिर आईएनओ उनके भी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे, उनसे भी बहुत सा हेल्प हुआ। बेसिकली मैंने यही किया था आईएनओ के पहले इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो बेसिकली 2 स्टेजेस होते हैं, एक एनएसईए, उसमें अगर आपने क्लियर कर लिया तो आईएनए होता है। तो जैसे अनुदित ने बोला कि मोस्टली फिजिक्स और मैथ्स से होता है, तो एनएसईए के लिए मैं और एक दो चीज़ बोल दूंगा कि अगर आप अभी 8-9 पे हो तो आप HC1 कर सकते हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, साथ में आप सिंगेज कर सकते हो या फिर HRK कर सकते हो, हेलिडे रेजनिक क्रीन, वो कर सकते हो। और आईएनएओ के लिए कुछ हैंडआउट्स भी होते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा उसमें। स्पेसिफिकली अगर आप एनएसईए क्लियर करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आईएनएओ के लिए भी जितना भी आप चाहो तो प्रीवियस ईयर कर सकते हो, कि वो एक्चुअल क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, तो उसको अच्छे से आप सॉल्व करो तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जो वेटेज याद है कि आईएनएओ में कितना वेटेज रहता है किस टॉपिक का, और फिजिक्स के स्पेसिफिकली कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन से चैप्टर्स यूज होते हैं। तो फिजिक्स में नॉर्मली 2 टॉपिक बहुत वेटेड होते हैं, वो ऑर्बिटल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स। लाइक हर आईएनओ में एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आ ही जाएंगे। इसके साथ साथ नॉर्मली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी बहुत सा वेटेज होता है, पर इस बार पता नहीं कि क्वेश्चन नहीं आए, पर लाइक नॉर्मली इसका भी बहुत सा क्वेश्चन आ जाते हैं। टेलीस्कोप बेसिस पे जो हाँ, टेलीस्कोप या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो जैसे कि लेंसेज, हाँ ऐसे, हाँ तो इनका भी वेटेज ज़्यादा होता है। हाँ। तो सेलेस्टियल मैकेनिक्स बेसिकली, और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट है वो। और एक बार बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मैंने ओलंपियाड क्लियर कर लिया तो मान ली मेरा कि OCSC कैंप में मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैंने मान ली इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर दिया, मुझे कुछ मेडल भी मिल गया, तो उसका बेनिफिट क्या होता है फ्यूचर में जाके। तो एक्चुअली ओलंपियाड से बहुत सारे इंडियन कॉलेजेस या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी जब एप्लीकेशन करते हो तब क्या बोलते हैं एक्सेप्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वैसे भी इंडिया में क्या बोलते हैं, जैसे IIT कानपुर, IIT मद्रास, वहाँ पर बहुत नए एडमिशन पॉलिसी शुरू की है, जिनमें से अगर आपने ओलंपियाड में कैंप या फिर टीम पाया तो आपको डायरेक्ट वहाँ उससे भी एडमिशन मिल सकता है इन IITs में। इसे छोड़कर CMI, ISI ऐसे जो बाकी मैथ के इंस्टीट्यूट वो भी मैथ के लिए देते हैं, फिर IIT हैदराबाद, IIT गांधीनगर, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ ओलंपियाड से। काफ़ी बड़ी चीज़ होती है कि त्रिपुरा से एक टॉप 60 के रैंक लिस्ट में अपना नाम वहाँ पे लेके जाना और OCSC कैंप में खुद को रिप्रेजेंट करवाना। बट अनुदीप ने आई थिंक मैथ्स का ही ओलंपियाड वाला चूज़ किया है, क्योंकि कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैथ्स पे है। कोई पर्टिकुलर रीज़न कि उन्होंने मैथ्स को ही क्यों सिलेक्ट किया, एस्ट्रोनॉमी को क्यों नहीं? वैसे तो नॉर्मल मेरा मैथ वैसे भी एस्ट्रोनॉमी से बहुत ज़्यादा समय से प्रिपेयर किया है और मेनली यही करने का गोल था। और वैसे मैथ ओलंपियाड से बहुत ज़्यादा एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज़ है एस्ट्रोनॉमी के कंपैरिजन में।
यही मेनली रीज़न है। और फिर मैं मैं मुझे वैसे भी एस्ट्रोनॉमी से मैथ करने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यही रीज़न है कि मैंने IMOTC को चूज़ किया है एस्ट्रोनॉमी और CSC को छोड़कर। तो आई थिंक अगर आज हमारे बीच हिमांशु सर होते तो आई थिंक वो बहुत खुश होते हैं इस अचीवमेंट से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी उसको मोटिवेट किया। मैं देख रहा हूँ उसको बचपन से बहुत मोटिवेट करते आ रहे हैं वो। तो आई थिंक अनुदीप हिमांशु सर के पास क्लास 6 से प्रिपरेशन ले रहा था। 6 से तो ऑब्वियसली ओलंपियाड का नहीं, इन जनरल मैथ्स का प्रिपरेशन ले रहा था। तो अगर वो हमारे बीच होते आज तो बहुत खुश होते। आई थिंक अनुदीप भी उसको उनको बहुत मिस कर रहा होगा। बट एनीवेज इस बार देखते कि इस पेपर को अनुदीप ने कैसे डील किया, क्योंकि हम कुछ स्निपेट्स लेके आए हैं अभी। जो ये पेपर है बेसिकली सारे क्वेश्चन उसने नहीं किया, जो क्वेश्चन उसने किया तो ये तो शायद तूने नहीं किया होगा। मैंने किया था पर मैंने गलती से क्वेश्चन को मिस रीडिंग की वजह से नहीं स्कोर नहीं हुआ। तो ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के सवाल है। तो मैं एक बार जो फिजिक्स स्पेसिफिक सवाल है उसमें आता हूँ, क्योंकि अनुदीप ने प्राइमरीली यहाँ पे फिजिक्स स्टडी किया है, तो ये भी एस्ट्रोनॉमी का ही है। ये एक प्रॉपर फिजिक्स का सवाल है जिसमें अनुदीप का स्कोर 30 आया था। ओवरऑल स्कोर कितना था एक बार बोल दे। इसमें भी टोटल स्कोर 30 ही था। इसमें भी हाँ। नहीं, टोटल स्कोर मतलब इन जनरल ओवरऑल स्कोर। ये टोटल INAO का टोटल स्कोर 100 था। टोटल स्कोर 100। तेरा स्कोर कितना था? मेरा स्कोर इसमें 54 आया था। 54। और इसी में अनुदीप का आई थिंक 30 स्कोर होना चाहिए आई थिंक। हाँ, ये क्या बोलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देते, पर लाइक मेरे सारे पार्ट ठीक हुए थे तो इसलिए होना तो चाहिए। क्योंकि सोल्यूशन से मैच किया था आई थिंक उसका। ठीक है, एक बार बोल के तूने इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत तूने देखा भी था, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस भी किया था। अनुदीप ने बताया था मुझे क्वेश्चन के बारे में, तो इसके एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है, तो अनुदीप डिस्कस करेगा इस चीज़ को। और अच्छी बात है, ये लक फैक्टर भी एक है कि जो क्वेश्चन इसने पहले से एक बार किया था वो एग्जाम में आ चुका है। तो इसको ये नहीं बोल सकते कि वो लकी था, उसने डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इसीलिए उसको ये क्वेश्चन करने को मिला एग्जाम में। तो एक बार डिस्कस करते हैं उसने सॉल्व कैसे किया था इस क्वेश्चन को, उसका अप्रोच क्या था आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन। तो मैं जब पहले ये क्वेश्चन को देखा, दिखने में तो नॉर्मल एक कोलिशन का क्वेश्चन लग रहा था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन में तो ये क्या बोलते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, क्या बोलते हैं एवरेज मैकेनिक्स का कोलिशन का क्वेश्चन था। 2 ब्लॉक्स है, कोलाइड करेंगे कितना होगा, तो वो मोमेंटम से और फिर क्या बोलते हैं देख के भी बोल सकते हैं ना कि ये आइडेंटिकल ब्लॉक है ना फर्स्ट। हाँ पहले हाँ, तो एक बार कोलिशन तो यहाँ पे होगा, एक बार दीवार के साथ होगा और एक वापस आ जाएगा। हाँ, 3 कोलिशंस होंगे और एक फ्लाई ऑफ हो जाएगा। हाँ, तो 5 नंबर तो इजीली आपको यहाँ पे मिल सकता है। हाँ, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट वाला पार्ट में एक इंटरेस्टिंग पार्ट आया था। तुझे कुछ लिखना? तो वैसे तो जो हमने आंसर शीट था इसका एक सेपरेट आंसर शीट होता है, उसमें एक ग्राफ दिया हुआ था। वो बेसिकली ऐसे शेप का एक ग्राफ दिया हुआ था। इसमें एक्सिस थे अल्फा इक्वल टू V1 स्क्वायर रूट ऑफ M1 और बीटा इक्वल टू V2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 एक्सिस दिए हुए थे। तो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इनकी वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए। तो वैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में तो V1 और V2 के वैल्यूज़ निकाले ही थे सारे कोलिशंस के लिए। तो इससे तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि पहले यहाँ पर था अल्फा और बीटा कैलकुलेट करके, लाइक अल्फा बीटा हर वेलोसिटी पेयर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा था कि एक -1 था, एक 0 था। हाँ, तो एक 0 होगा, -1 होगा, ऐसा हाँ, कुछ ऑसिलेट करेगा वैल्यूज। करेक्ट। तो ये फिर यहाँ से एक कोलिशन के बाद वहाँ पर चला गया, तो हम ऐसे एरो देख के दिखा रहे हैं कि इस डॉट से इस डॉट पे गया और ट्रांजिशन फेज है ना ये। हाँ ये हाँ। और फिर इसके बाद वो ये एक कोलिशन के बाद यहाँ पर आ गया, तो हम एरो देखे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर गया और फिर देखा कि नेक्स्ट कोलिशन के बाद वो इधर आ गया। इस पोजीशन को रीच करने के बाद और कोलिशंस नहीं हुए, तो यहीं खत्म ही हो जाता है। मतलब एक बार मैं इस चीज़ को ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि आई थिंक कुछ -1 दिया है ना, तो इसका अगर -1 है, इसका 0 है, तो अल्फा और बीटा को अगर मान लो तो ये अल्फा भी -1 है और बीटा भी 0 है। इसका अल्फा, इसका बीटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे पहला कोलिशन होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिशन है तो वेलोसिटी रिवर्स होगा। इसका वेलोसिटी हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया -1। तो जैसे ये कोलाइड करेगा, वापस मुड़ेगा ये, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा वापस 1, इसका भी 0 ही है। अब ये इससे वापस कोलाइड करेगा तो इसका वापस 0 हो जाएगा और ये 1 के साथ मूव करता रहेगा। आई थिंक ये उसका अल्फा बीटा का वैल्यूज है जो उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो आपको दिख रहा होगा -1 0 0 -1 0 1 1 0। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स है, तूने वही रिप्रेजेंट किया आई थिंक, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑन दिस फेज कैन प्लॉट सेवरल कांस्टेंट एनर्जी कॉन्टूर। अब कांस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या है, हम देख सकते हैं कि अगर हम अल्फा को स्क्वायर करें
अगर हम अल्फा को स्क्वायर करें तो हम अल्फा स्क्वायर इक्वल टू m1v1 स्क्वायर दिखेगा। अब हमें पता है कि एक ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, m1 का काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हाँ 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 ठीक है। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं, इलास्टिक रिलेशन में सबसे कंजर्व होता है। तो हम देख सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, दोनों ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी को ऐड करने से जो आना चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 सब समय कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट ये क्वेश्चन के इनिशियल के क्या बोलते हैं वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। और अल्फा यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हाँ, जब ये एक्सिस है अल्फा और बीटा है, तो ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है। तब हम देख ही सकते हैं ये सर्कल के फॉर्म में सर्कल के क्वेश्चन आ गया। तो हाँ, तो हम ये नोट करेंगे कि जब एनर्जी कांस्टेंट रहेगा तो ये सारे पॉइंट एक सर्कल में लाई होना चाहिए। करेक्ट। और हम पिछले क्वेश्चन से देख ही सकते हैं कि सारे पॉइंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के सर्कल पे लाई करते हैं। करेक्ट। तो हम यहाँ तो हम देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली इसमें ही लाई तो करेंगे। आई थिंक इसमें बस हमें ये सर्कल ड्रॉ करना था, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 10 मार्क्स तो आ चुका है। हाँ हाँ करेक्ट। नेक्स्ट 6 मार्क्स का एक सवाल था। 6 मार्क का अभी यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, कंसीडर जनरल केस विद आर्बिट्ररी वैल्यूज ऑफ m1 m2 फेज डायग्राम ड्रॉ करना था। तो हम बस ये मान ले कि ऐसा एक सर्कल दिया हुआ है, हाँ, और इसमें मेरा ये एक्सिस है। तब हमें जनरली किसी 3 पॉइंट दिया हो, उनमें से एंगल निकालना होगा। करेक्ट। तो पहला सोचते हैं कि पहला पॉइंट इधर है, तब हम देखते हैं कि अगर इस पॉइंट से ये सोचो यहाँ पर चला गया, तो हम देखेंगे कि एक लाइन को फॉलो करेगा। पर ये क्यों? क्योंकि कलिशन के समय मोमेंटम सबसे कंजर्व होता है जब दो ब्लॉक्स कोलाइड करते हैं। जब वॉल से कोलाइड करते हैं तब कलिशन, जब मोमेंटम नहीं कंजर्व नहीं भी हो सकता है, पर लाइक जब दो ब्लॉक ऐसे कलिशन करेंगे वो मोमेंटम कंजर्व होना ही होगा। मतलब बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि m1v1 प्लस m2v2 जो है मेरा कांस्टेंट आएगा ना, हाँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग अगर v1 के टर्म्स में देख ले तो v1 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाई कितना था, रूट m1 था, हाँ, और प्लस v2 जो है वो था बीटा बाई रूट m2 इक्वल टू सम कांस्टेंट। करेक्ट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि रूट m1 अल्फा प्लस रूट m2 बीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे शायद दिख जाएगा कि अल्फा बीटा का जो रेशियो है वो कुछ समहाउ माइनस रूट m2 बाई रूट m1 आएगा, which is slope। फॉलो कर रहा है उसका जो लाइन फॉलो कर रहा है उसका स्लोप सबसे माइनस रूट ओवर m2 बाई m1 ही होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसका स्लोप रूट ओवर माइनस रूट ओवर m2 बाई m1 है। और जब दो ब्लॉक कोलाइड करते हैं उसके बाद तो ये अगर वाल नहीं होता तो कभी कोलाइड नहीं करते। तो हम देख ही सकते हैं कि नेक्स्ट कोलिशन वाल के साथ ही होना पड़ेगा। और जब वाल के साथ कोलाइड होता है तब हम बस देखते हैं कि एक ब्लॉक का वेलोसिटी क्या बोलते हैं, रिवर्स हो जाता है। और हम वो देख ही सकते हैं कि वो छोट जो जिसका मास 1 kg है, सिर्फ वही जिसका मास m1 है, सिर्फ वही क्या बोलते हैं वाल के साथ कोलाइड कर सकता है। तो हम देखेंगे कि जो बीटा है वो, जो अल्फा है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर किसी का वेलोसिटी -1,0 है वो आफ्टर कोलिशन 1 हो जाएगा, तो जो वैल्यू नेगेटिव था वो बेसिकली पॉजिटिव बन जाएगा, वो मीन कर रहा है। तो हम देख ही सकते हैं ये जो लाइन है ये ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन होगा, ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल। तो ये जो एंगल होगा थीटा, यही निकालने के लिए बोला एंगल ABC। तो हम देख ही सकते हैं कि ये एंगल कितना है। हम देखेंगे ये तो स्लोप है इस लाइन का। अगर ये थीटा हो तो अल्फा हो तो tan अल्फा इसका स्लोप होगा। तो अगर हम वर्टिकल लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करें तो हम देख सकते हैं कि थीटा कितना है, 90 माइनस अल्फा। करेक्ट। तो हम यहाँ पर अगर अल्फा होगा tan इनवर्स ऑफ स्लोप, तो हम देख सकते हैं कि एंगल ABC होना चाहिए नहीं यहाँ पर वो क्या, हाँ tan इनवर्स m1 बाई m2, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है यहाँ पर 90 माइनस 90। ठीक है, वो मॉड ले लेते हैं। हाँ नहीं 90 माइनस होना चाहिए क्योंकि हाँ 90 माइनस होगा तो उल्टा कर देते हैं। नहीं ये हाँ ये उल्टा ही कर सकते हैं। हाँ तो हम लिख सकते हैं m1 बाई m2 आ जाएगा tan इनवर्स। तो इस पे और भी कई सारे पार्ट्स थे, तो ये 4 पार्ट हमने डिस्कस कर दिया, तो बाकी पार्ट आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है,
एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, जैसा कि अनुदीप ने बोला कि हमने 9th में थर्मो का कुछ पार्ट कंप्लीट नहीं किया था, बट जब मुझे पता चला कि उसका NACA क्लियर हो चुका है, तब हमने कुछ एक्स्ट्रा क्लास देके ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट कवर कर लिया था, इन द होप कि वो अगर क्वेश्चन आ जाए तो बन जाए एग्जाम में एटलीस्ट। तो इंस्ट्रूमेंट्स तो क्वेश्चन नहीं आया, बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बेसिकली जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसका एप्लीकेशन होता है, और साथ ही साथ सोलर कांस्टेंट का जो पार्ट है वो यूज़ होता है। एक बार अनुदीप डिस्कस कर दे, तूने कैसे किया था इस क्वेश्चन को? अच्छा, हम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्टार है और एक गैस क्लाउड है। हम ऑब्वियसली अगर स्टार ज़्यादा ब्राइट होगा एक गैस क्लाउड से, क्योंकि गैस क्लाउड तो स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम अगर नेक्स्ट ग्राफ में देखें तो हम अगर एनर्जी को देखें तो यहाँ एक का एनर्जी क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी 10⁻15 के स्केल में है और एक का 10⁴ के स्केल में है। तो ऑब्वियसली जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वही स्टार का ग्राफ होगा। तो हम देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ए जो होगा वो स्टार का होगा और स्पेक्ट्रम बी जो होगा वो क्या बोलते हैं, गैस क्लाउड का होना होगा। और हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं। क्या बोलते वो बोलते हैं कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं लैम्डा, अच्छा ठीक है, लैम्डा पीक इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू बी, जहाँ पर बी है वेन्स कांस्टेंट। तो हम देख सकते हैं कि ये पीक इस ग्राफ के मुताबिक 200 नैनोमीटर पर है, और यहाँ पर जो ग्राफ है उसका पीक 30 माइक्रोमीटर पे। तो अब यहाँ पर वेन्स कांस्टेंट हमें पता है, लैम्डा की पीक भी पता है, तो यहाँ से हम इजीली टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे लैम्डा पता है हमें, तो पीक पता है, तो निकल जाएगा इसीलिए। हाँ, यहाँ से टेम्परेचर निकाल जाएगा। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि अब पहले स्टार का लुमिनोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वो L इक्वल हमें पता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से जाए, लुमिनोसिटी होना चाहिए सिग्मा A इंटू T⁴। ये बोल्ट्जमैन को स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और A होगा एरिया ऑफ द स्टार। तो हम देख रहे हैं कि ये स्टार, ये जो स्टार है उसकी वो तो एक स्फीयर ही होगा, तो उसका सरफेस एरिया ऑब्वियसली 4πr² होगा। तो हम यहाँ पर लुमिनोसिटी से फिर हम इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं इसे 4πd² से डिवाइड करके, क्योंकि वो जो गैस क्लाउड है अगर वो हम एज्यूम कर ले डिस्टेंस d पे है, तो वहाँ पर जो फ्लक्स रीच करेगा वो लुमिनोसिटी डिवाइडेड बाय 4πd² होना चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं कि वो जो बेसिकली वो वाला पार्ट होगा ना कि पावर बाय एरिया जितना हो जाएगा वही है। अब एक चीज़ है कि गैस क्लाउड का हम पूरा एरिया नहीं लेंगे, हम इसका सिर्फ इफेक्टिव एरिया कंसीडर करेंगे। जो जैसे कि अगर गैस क्लाउड हम स्फीरिकल एज्यूम कर रहे थे पिछले क्वेश्चन से ही, तो जब लाइट रीच करती है वो अप्रोक्सीमेटली इसकी पैरेलली रीच करेगी। तो अगर प्रोजेक्शन लेंगे ना उसका, हाँ उसका, तो हमें इसका प्रोजेक्शन लेना होगा इसमें। तो अगर इसका रेडियस r हुआ तो इसका प्रोजेक्शन का एरिया कितना होगा, 4π, सिर्फ πr², 4 नहीं होगा, सिर्फ πr²। हाँ, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ये πr गैस क्लाउड स्क्वायर इंटू लुमिनोसिटी डिवाइडेड बाय 4π डिस्टेंस स्क्वायर इसका एनर्जी होगा। और हमें पता है कि एक ब्लैक बॉडी जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतना ही एमिट करना होगा जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। तो अगर हम इसका, हमें अब गैस क्लाउड का भी टेम्परेचर पता है, तो गैस क्लाउड भी कितना एनर्जी एमिट करेगा हम वो सिर्फ सेम फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो फाइनल आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आई थिंक 8 मार्क्स का था। तो आई रिमेंबर एग्जाम से कुछ दिन पहले हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पार्ट कवर किया था, उसमें हमने आई थिंक वो रेडिएशन प्रेशर वाली चीज़ें भी कर लिया था कि कोनिकल शेप में कितना होगा प्रेशर वगैरह, वो सब हमने कवर कर लिया था। तो ये डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है जैसे डिस्कस भी हमने किया था, वैसे सिमिलर क्वेश्चन ही है ये। तो इसके बाद वाला भी आई थिंक ये अनुदीप बोल रहा है कि सिंपल क्वेश्चन ही था, हो गया था काफ़ी इजीली। तो और ये क्वेश्चन था सेलेस्टियल मैकेनिक्स पे आई थिंक। हाँ, ये सबसे ज़्यादा ये मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन था एक्चुअल में। तो इसका मैंने सिर्फ इसका एक ही पार्ट किया था क्योंकि बाकी सारे पार्ट मैं कर नहीं पाया था एग्जाम में। वो पहला पार्ट भी ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन था। हाँ, टेकिंग द एल्बिडो ऑफ द प्लैनेट टू बी ए इक्वल टू ये एस्टिमेट एवरेज सरफेस टेम्परेचर। हम ये पिछली बार की तरह सेम वैसे ही कर सकते हैं, पर इस बार हमें दिखना पड़ेगा कि जो प्लैनेट फ्लक्स रिसीव करेगा ये 2 स्टार्स से आना चाहिए, तो हमें वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर इसका एल्बिडो 0.15 है, इसका मतलब ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, तो जितना एनर्जी एमिट करेगा वो 1/1 - a टाइम्स द एनर्जी ये जितना एब्जॉर्ब करेगा। तो ये अगर नोट करें तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही इजीली हो जाएगा। बाकी वाला पार्ट नहीं किया था मैंने वैसे, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी कम था, मैं नहीं रहा था। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि अगर आपने प्रॉपरली एस्ट्रोनॉमी का प्रिपरेशन नहीं भी लिया, बस आपने मान लो कि बस फिजिक्स का ही पार्ट किया, तो मोर और लेस आपका
एक सिंपल मैकेनिक्स से आपका बहुत बड़ा सा अमाउंट क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ा सा नंबर पूछा गया, 30 नंबर्स तो वही सा था। साथ ही साथ अगर आपका ऑलरेडी थर्मो वाला पार्ट क्लियर है तो वहाँ से कुछ नंबर्स आपको मिल सकता था, और एडिशनली आपको अगर ग्रेविटेशनल वाला पार्ट किया है तो ये कुछ जगह पे शायद इसमें कैप्लर्स लॉ भी लगता है। जब मैंने सॉल्व किया था मैंने भी नोटिस किया था इसमें कैप्लर्स लॉ का भी कुछ एप्लीकेशन है। तो बेसिकली अगर आपको आई एन एओ क्लियर करना है, सर देख लें, बेसिकली अगर आई एन एओ आपको क्लियर करना है तो फिजिक्स के जो टॉपिक्स आपको ध्यान देना है वो है एक इंस्ट्रूमेंट्स। इस साल नए क्वेश्चन आया था लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप वेटेज देख सकते हो, एओ गाइड पे आपको वेटेज मिल जाएगा। एडिशनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो रेडिएशन प्रेशर क्या क्या होता है, अबाउट फोटॉन्स हमने कुछ स्टडी किया था, फोटॉन्स पे भी क्वेश्चन नहीं आया बट रेडिएशन पे वो सब काम आ जाता है। उसके अलावा ग्रेविटेशन का जो पार्ट है वो आप देख सकते हो, जो जेई सिलेबस में आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैकेनिक्स तो डेफिनेटली आ ही सकता है। और एक पार्ट आप देख सकते हो कि मेनली जो लेंसेज वाले पार्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन कैसे लिया जाता है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक बार बोल दिया है आपको। तो एक कुछ मैसेज जो अनुदीप शायद उसके जूनियर्स को देना चाहता होगा जो अभी 8th या 9th में है, जो चाहते हैं कि ओलंपियाड क्रैक करना, क्योंकि ये वीडियो अभी फैक्शन ओलंपियाड्स पे एयर होने वाला है, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हैं जो ओलंपियाड के लिए ही प्रिपरेशन लेना चाहते हैं। तो वो अपना जर्नी शुरू कैसे करें और क्या चीज़ रखना चाहिए दिमाग में, शायद जो गलती तूने किया वो गलती बाकी लोग ना करें, ऐसा कुछ मैसेज। मेनली मैं जो बोलना चाहूँगा वो होगा कि एक छोटे क्लास से अगर हम बड़े क्लास के एनसीईआरटीज़ या फिर पहले खुद की क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म करके अगर हम नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी अगर हम करें तो इससे मेरे मुताबिक जो बेस होगा वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद जो बाद में बाकी क्वेश्चंस है वो करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। और इसके बाद वैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैथ में स्पेशली एटलीस्ट क्या बोलते हैं अच्छे से कर रखना चाहिए, क्योंकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी बोलो वो सारे ही अंडरनीथ सब कुछ मैथ के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये तो एक चीज़ है। और दूसरा एक चीज़ होगा कि इंटरनेट में क्या बोलते हैं आपके आसपास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो उनके लिए भी क्या बोलते हैं एक आँख रखने की ज़रूरत है। अगर कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी या फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटी अगर क्या बोलते हैं आपके एरिया में ही हो तो अगर आपको पता नहीं हो तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना। और इसके लिए कुछ डिस्कॉर्ड सर्वर्स भी होते हैं जिसमें आपको मिलते रहते हैं अपॉर्चुनिटी, जैसे OPHO वगैरह के लिए भी आप अटेंड कर सकते हो, जूनियर क्लासेस में भी देख सकते हो उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो डेफिनेटली तो अच्छा स्कोर था INAO पे। इसका NSEP थोड़े कुछ मार्क्स से छूट गया था, कुछ गलतियाँ उसने एग्जाम में कर दिया था जिसके लिए नहीं हुआ। तो इवन दो कुछ टॉपिक्स थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऑप्टिक्स हमारा छूटा हुआ था बट रेस्ट ऑफ द पार्ट्स वर कवर्ड। अगर वो क्वेश्चंस वो सही कर लेते एग्जाम में तो शायद क्लियर हो जाता। छोटी मोटी गलतियाँ थी, तो नेक्स्ट ईयर विल टारगेट की ऐसा जैसा INAO में हुआ INPHO में भी हो जाए, क्योंकि उसका INMO INAO और भी इन्फॉर्मेटिक्स भी हो चुका है शायद से, इन्फॉर्मेटिक्स नहीं हुआ था, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स हो चुका था, उसमें भी कैंप में जा चुका है वो। तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि INPHO उसका हो जाए। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर INAO कैंप, INMO कैंप। आई होप इस बार टीम में ही कैन सिक्योर हिज प्लेस। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ ओलंपियाड रिलेटेड डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, विल बी हैप्पी टू गाइड यू फॉर योर ओलंपियाड जर्नी।